Hello guys, today we will discuss about Drug Price Control Order 1995. Let me clear first of all, Drug Price Control Order, it's not an act, it's an order which comes under Essential Commodities Act 1955. This order provides the list of price control drugs, procedure for fixation of drug prices, method of implementation of prices fixed by the government and penalties for contravention for the provision. मीन्स व्हाट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर में आता है। इसका मेन मकसद क्या है, एम के इसमें जो है तो द लिस्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल्ड ड्रग्स, मतलब ऐसे सारे ड्रग्स की लिस्ट इसमें है जिसको प्राइस जो है तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और जिसकी प्राइस जो है तो डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। देन प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ ड्रग प्राइसेस, प्रोसीजर क्या होता है कोई भी ड्रग का प्राइस जो है तो फाइनलाइज करने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है, होता तो गवर्नमेंट की तरफ से है, और अगर इसमें कोई आउट ऑफ द ऑर्डर जाता है तो उसके लिए पेनल्टीज क्या है। सो इन शॉर्ट द डीपीसी ऑर्डर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय 2013, राइट। History, if you see, so in 1966 parliament members felt that manufacturers are charging high rate on drugs. So to control on high drug rates, DPCO order 1966 was passed, right? तो 1966 में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो प्राइस ड्रग की कंपनियां लगा रही है ड्रग पे वो बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। अब ये ऑर्डर आने के बाद में इसकी हिस्ट्री इफ यू सी, सो दिस ऑर्डर हैज बीन रिप्लेस्ड मेनी अ टाइम्स, मींस इट हैज बीन रिवाइज्ड मेनी अ टाइम्स since 1966. It is replaced with 1970, then 79, 87, 95, and finally nowadays 213. This is in place in practice. Objective क्या इस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का? टू अचीव एडिक्वेट प्रोडक्शन, to regulate equal distribution, to maintain and increase supply of bulk drugs and formulation, and the most important one, to make these available at fair prices. Means अगर आप सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझना चाहो तो डीपीसीओ ऑर्डर, ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये इसलिए ताकि रीजनेबल प्राइस में जो कोई भी ड्रग मार्केट में आता है वो रीजनेबल प्राइस में एक आम आदमी तक के पहुंच सके, वो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, वरना कोई कुछ भी चार्ज करेगा तो उसको एक कंट्रोल उस पर रखने के लिए ये ऑर्डर है। नाउ प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स, तो गवर्नमेंट हैज पावर टू फिक्स द मैक्सिमम सेल प्राइस, ये पावर गवर्नमेंट को होती है कि वो प्राइस जो है तो फिक्स करे कोई भी बल्क ड्रग का। लेकिन गवर्नमेंट बल्क ड्रग का प्राइस फिक्स करते समय उसको ये चीजें कंसिडर करनी है। while fixing the sale price, government shall take into following considerations: post tax return of 14% on net worth and return of 22% on capital employed। मतलब जो टोटल वर्थ होता है, टोटल कीमत होती है उसकी, उस पर 14% रिटर्न गवर्नमेंट को आना चाहिए, और रिटर्न ऑफ 22% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना होना चाहिए। और एक स्पेशल केस होता है कि ऑन द बेसिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पोस्ट टैक्स रिटर्न ये बढ़ के 18 और नेट जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 26% हो जाता है, ये स्पेशल केस में, वरना 14 और 22 का फिगर यू कैन रिमेंबर। देन नो पर्सन शैल सेल बल्क ड्रग एट प्राइस एक्सीडिंग द मैक्सिमम सेल प्राइस फिक्स्ड, मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया है उससे ज्यादा प्राइस में कोई भी बंदा उसको सेल नहीं कर सकता है, इट विल बी इलीगल। Then if any manufacturer starts production of any new bulk drug, he has to give the details in form 1 within 15 days। आप कोई भी कंपनी है अगर वो कोई प्रोडक्शन शुरू करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको फॉर्म 1 में पूरा डिटेल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना जरूरी है। और रिवीजन के लिए अगर प्राइस गवर्नमेंट ने कोई फिक्स किया, अब उसको रिवाइज करना हो, सो फॉर रिवीजन ऑफ प्राइस मैन्युफैक्चरर विल गिव डिटेल्स इन फॉर्म 1 एंड गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड विद इन 4 मंथ। एक बार अगर गवर्नमेंट ने कोई फिक्स प्राइस की है, अब उसको अगर रिवाइज करना है मैन्युफैक्चरर को, तो उसको वापस से डिटेल जो है तो उसका फॉर्म 1 में भेजना होगा, और गवर्नमेंट 4 महीने के अंदर अंदर उनको रिस्पॉन्ड करेगी। Then government may make necessary inquiry and fix the maximum sale price and notify an official gazette। गवर्नमेंट को पास डॉक्यूमेंट आने के बाद में, इंफॉर्मेशन आने के बाद में वो पूरा चेक होगा, उसके बाद में अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को लगता है कि नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, सो दे विल मेक एन इंक्वायरी ऑल्सो। देन गवर्नमेंट में ऑल्सो फिक्स और रिवाइज प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब अगर
आम जनता की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसकी बेसिस पे अगर एप्लीकेशन ना भी हुआ हो तो नॉन शेड्यूल जो बल्क ड्रग होते हैं उसकी प्राइस गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी फिक्स कर सकती है या रिवाइज कर सकती है। देन इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड टू बी गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, जब जैसे मैन्युफैक्चरर अगर प्राइस फाइनल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस्ड विद इन विथ कॉस्ट विद इन 30 डेज, मतलब जो कुछ भी ड्रग आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका लिस्ट उसके कॉस्ट के साथ में 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को देना होगा। और बट फॉर शेड्यूल्ड ड्रग इट शुड बी गिवन बाय 30 सितंबर एवरी ईयर। जो शेड्यूल्ड ड्रग होते हैं उसका इंफॉर्मेशन हर साल मैन्युफैक्चरर को देना होगा 30 सितंबर से पहले पहले। और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप दोगे तो अगर वो शेड्यूल्ड ड्रग है तो फॉर्म 1 में उसको इंफॉर्मेशन देना है गवर्नमेंट को, और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग है तो फॉर्म 2 में यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन। देन रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस फॉर्मूला, government will calculate it but through this formula. RP means retail price, MC means material cost, CC conversion cost, PM packaging material cost, and PC packaging charges, and ED is excise duty. NAPE is nothing but maximum allowable post manufacturing expenses. So by considering all these factors, retail price of drug is calculated. Then power to fix retail price of scheduled formulation, ये गवर्नमेंट को पावर होती है कि शेड्यूल्ड ड्रग का प्राइस फाइनलाइज करे। गवर्नमेंट फिक्स द रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। प्राइस वंस फिक्स्ड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय मैन्युफैक्चरर विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर कोई भी उस प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता है। अब अगर आपको रिवीजन करना हो प्राइस को रिवाइज करना है, चेंज करना है, तो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ रिटेल प्राइस शुड बी सबमिटेड इन फॉर्म 3 and 4। मतलब शेड्यूल्ड ड्रग के लिए फॉर्म 3 में आपको इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, नॉन शेड्यूल्ड ड्रग के लिए फॉर्म 4 में। देन फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट फिक्स रिटेल प्राइस विद इन 2 मंथ। ये एप्लीकेशन उनके पास आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट उसको फाइनलाइज कर सकती है। देन विथआउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, हाँ अगर आप गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर शुड नॉट इंक्रीज द रिटेल प्राइस विथआउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। देन मैन्युफैक्चरर शुड नॉट मार्केट न्यू फॉर्मुलेशन विथआउट अप्रूवल ऑफ government, and no person shall sell imported scheduled formulation without approval of government। गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर ना तो आप ड्रग का प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, ना ड्रग को मार्केट में सेल कर सकते हो, ना बाहर कंट्री से आया हुआ ड्रग आप सेल कर सकते हो। गवर्नमेंट की परमिशन हर एक के लिए जरूरी है। देन पावर टू फिक्स सीलिंग प्राइस ऑफ द शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। नो गवर्नमेंट फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। और सीलिंग प्राइस होता क्या है? सो दिस इज द फॉर्मूला। सीलिंग प्राइस मीन्स पीसी, पीएस इज sum of the prices to retailer of all branded and generic version of said medicine divided by total number of branded and generic version of the medicine, and M is the margin to retailer which should be 16% divided by 100, right? Ceiling price for formulation include those sold under generic name also. Fixed revised ceiling price for scheduled formulation either on its own motion or on application made in prescribed form. Government will fix it, अगर उनके पास एप्लीकेशन आता है तब भी फिक्स करेगा, और अगर नहीं आता है तो भी ये गवर्नमेंट को परमिशन है, उनको पावर है कि दे कैन फिक्स इट। देन पावर टू रिवाइज द प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। पावर किसको है? गवर्नमेंट को अगेन, राइट, कि गवर्नमेंट फिक्स और रिवाइज द रिटेल प्राइस ऑफ वन और मोर फॉर्मुलेशन as the pre-tax return on sale turnover does not exceed maximum pre-tax return specified in the third schedule। मतलब गवर्नमेंट कब इसको रिवाइज करेगी? जब जो रिटर्न टैक्स आ रहा है वो जो है तो प्री टैक्स रिटर्न नॉट ऑन सेल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम प्री टैक्स रिटर्न, उस वक्त जो है तो ये गवर्नमेंट इसका प्राइस चेंज कर देगा, क्योंकि उसमें लॉस में जा रहा होगा ना उस वक्त। इसके लिए गवर्नमेंट, इसके लिए उसको प्राइस को वो रिवाइज करना जरूरी होगा। देन फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें गवर्नमेंट को वो प्राइस फिक्स करना ही होता है। इफ क्या है वो कंडीशन? इफ एनी मैन्युफैक्चरर ऑफ बल्क ड्रग फेल्स टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ द प्राइस और फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब जो मैन्युफैक्चरर को प्राइस फिक्स करने के लिए या रिवाइज करने के लिए जो टाइम दिया गया था और जो इंफॉर्मेशन उन्हें सबमिट करनी थी, अगर वो नहीं करते हैं वो, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो प्राइस फिक्स कर देगा। देन गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस ऑफ द बल्क ड्रग, राइट। देन पावर टू रिकवर द ओवरचार्ज्ड अमाउंट। मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स की उससे ज्यादा में कभी किसी ने कोई सेल किया होगा, तो गवर्नमेंट को यह पावर होती है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट उन्होंने चार्ज किया है उसको रिकवर करे।
If any manufacturer or importer charging higher price than the price fixed by the government may recover the overcharged amount. Then control of sale prices of bulk drug and formulation. No person or retailer shall sell the drug formulation to any customer at increasing price specified in current price list indicated on container label. इसीलिए आप कभी भी कोई भी मेडिसिन की दुकान पे जाओ तो जो एमआरपी है या जो प्राइस वहां पे लिखा हुआ उससे ज्यादा में वो आपको ड्रग नहीं बेच सकता है, मैक्सिमम उतना ही लेगा आपसे, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है. देन कैरिंग इनटू फिक्स्ड प्राइस और रिवाइज्ड प्राइसेस इट्स डिस्प्ले एंड प्रूफ देयर. मतलब एक मरतबा आपका प्राइस फाइनल हो गया तो अब इसको क्या करना है कि उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, उसको डिस्प्ले कहाँ करना है, प्रूफ कैसे रखना है. तो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर शैल कैरी इनटू इफेक्ट प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन. जैसे ही उन्हें पता चला गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया, 15 दिन के अंदर अंदर उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है. मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर शैल डिस्प्ले द रिटेल प्राइस इन इंडिविजुअल रिंग प्रिंट मार्क ऑन लेबल ऑफ कंटेनर विद द वर्ड्स. प्राइस जो है तो लेबल पे कंटेनर पे क्लियर कट मेंशन होना चाहिए. और इसमें दो चीजें, अगर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है, शेड्यूल्ड ड्रग है, तो उसमें ये दो वर्ड होने जरूरी है. फर्स्ट वन इज रिटेल प्राइस नॉट टू एक्सीड, शुरू में होगा, और लास्ट में लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा. ये दो वर्ड शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के कंटेनर पे होना चाहिए. नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के कंटेनर पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस मींस एमआरपी पहले लिखा हुआ होगा और उसके आगे ये लिखा हुआ होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. So this is mandatory condition. Then sale of split quantity of formulation. No dealer shall sell the loose quantity of formulation. ऐसा कोई भी loose quantity में sale आप उसे नहीं कर सकते हो. At price exceeding pro rata prices of formulation plus 5%. Then maintenance of the records. क्या क्या record आपको maintain करके रखने हैं इसके लिए, तो manufacturer importer has to maintain records in specified format like ये record आपको maintain करने हैं. कौन कौन से? Sales turnover of individual bulk drug, sales turnover of formulation pack wise or such other records related with it. Then government has a power to recall such record. government को जब जरूरत हो वो record मांग के चेक कर सकती है. और 6 महीने within 6 months of closing account year they need to submit information regarding turnover allocation of sale and expenses to government. हर जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन देनी भी है. देन मैन्युफैक्चरर, डीलर, इंपोर्टर, इनको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने? कैश मेमो होता है, क्रेडिट मेमो होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ परचेस और सेल होते हैं, ये सब मेंटेन करके रखना जरूरी है. देन शेड्यूल्ड रिलेटेड टू विथ डीपीसीओ 1955. फर्स्ट शेड्यूल में इन्होंने कुछ 74 बल्क ड्रग मेंशन किए जिसमें पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे ड्रग्स हैं. सेकंड शेड्यूल में उन्होंने सारे फॉर्म्स डिस्क्राइब किए हैं, राइट, एप्लीकेशन फॉर्म 1 to 6. एंड थर्ड शेड्यूल में उन्होंने कैटेगरी वाइज फॉर्म्स को कैटेगराइज किया. कैटेगरी ए में जिसका 6 करोड़ पर ईयर से ज्यादा का यूनिट है उसको रखा है. कैटेगरी बी में 1 से 6 करोड़ के बीच में जिनका टर्नओवर होता है साल का उनको रखा है. और 1 करोड़ से कम जिसका टर्नओवर होता है साल का उसको कैटेगरी सी में रखा है. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगर कोई ये जो रूल्स इसमें अभी डिस्क्राइब किए हैं डीपीसीओ ऑर्डर में उसके खिलाफ कोई भी काम करता है तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट यानी कैद मा मुशक्कत फॉर 1 year एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन in case of any other order with imprisonment for not less than 3 months but which may extend to 7 years and also be liable to fine. Then retail price not to exceed or local taxes extra. अगर ये चीजें के अलावा अगर कोई कुछ करता है तो वो भी पेनल्टी में आ जाएगा. So this is all about DPCO Act. I hope you would like the video. Thank you. We will come up with the next chapter of pharmaceutical jurisprudence next time. Thank you. Take care.